तो इतने सारे रिसर्च एंड डिस्कशन के बाद ये माना गया कि pernicious anemia and subacute degeneration of spinal cord is due to conditioned deficiency of vitamin B12। विटामिन B12 जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में और काफ़ी एनिमल टिश्यूज़ में, लेकिन फिर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चाहे रेयरली हो पर होती है। और ये एक वो भी है क्योंकि वेजिटेरियंस कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट नहीं लेते, इसीलिए B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा अराइज होती है। अदरवाइज़ जैसे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली कंज्यूम करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली कंज्यूम करें, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यदि आपका अब्जॉर्प्शन ठीक है और बाकी चीज़ें जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वो भी ठीक है, तो मेन में विटामिन B12 सिंथेसाइज किया जाता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कोलोन में, लेकिन क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि अब्जॉर्प्शन कैसा है नॉर्मल लोगों में। और कई बार पेशेंट्स विद पर्नीशियस एनीमिया में यह ऑब्जर्व किया गया है कि उनके फीसेस में एम्पल क्वांटिटी ऑफ विटामिन होती है। उसके बाद विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी, B12 की जो डेफिशिएंसी है वो बेसिकली स्ट्रिक्टली वीगन्स में मिलती है, जो बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, तो उनमें मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिक्टली जो वीगन्स हैं उन सब में होगी होगी, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। और साथ साथ उस समय जब ये रिसर्च चल रही थी तो क्रॉनिक साइकोटिक पर्सन जिसमें हु हैड नॉट ईटन एनी फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years, उस केस में पर्नीशियस एनीमिया की जो है डायग्नोसिस हुई थी। और ये देखा गया था कि उनकी मेगालोब्लास्टिक मैरो है, नॉर्मल गैस्ट्रिक जूस है, फ्री HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर है, एंड नॉर्मल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है, जैसा कि स्टडीज़ ने मेजर किया था विद अ रेडियो एक्टिव प्रेपरेशन, लेकिन फिर भी उनकी सीरम विटामिन B12 कम थी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है कॉमन होते हैं इडियोपैथिक रीजंस की वजह से और ट्रॉपिकल स्प्रू की वजह से, लेकिन सबक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन रीजंस की वजह से रेयर होती है। यानी इडियोपैथिक वो रेयरली 2% इंसिडेंस होगा और ट्रॉपिकल स्प्रू की वजह से 1% इंसिडेंस उसका पाया गया था तब। और इडियोपैथिक या ट्रॉपिकल स्प्रू इन दोनों की टाइप्स ऑफ सबक्यूट कंबाइंड जनरेशन में विद और विदाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। स्प्रू में इसीलिए फेलियर ऑफ इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 होता है, लेकिन जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन है इंट्रिंसिक फैक्टर का वो इंटैक्ट रहता है। और इन्हीं कारणों से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है एक इनेविटेबल सीक्वल माना गया था टोटल गैस्ट्रेक्टमी का। अगर पेशेंट इतना सर्वाइव कर पाता है आगे और उसे विटामिन B12 नहीं दिया जाता या क्रूड लिवर एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाता जिससे वो डेफिशिएंसी हट सके। अर्ली 1940s या 50s में ये माना गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर स्टमक का रोल देखें विटामिन B12 के केस में तो उसका रोल सिर्फ सिक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर है, तो ये बड़ा उस वक्त उनको अजीब लगता था। क्वाइट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जो उस वक्त देखा गया एग्जाम्पल सामने आया वो था इंटेस्टिनल इन्फेस्टेशन बाय टेपवॉर्म। तो अब टेपवॉर्म क्या करती है, होस्ट को विटामिन B12 से डिप्राइव कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड और स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस आते हैं, और ये ठीक होता था विटामिन B12 के एडमिनिस्ट्रेशन से। इसीलिए इस केस को एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया गया जहाँ एक्वायर्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 मानी गई। तो एक और चीज़ पाई गई कि मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज जो एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन देने की वजह से होते थे, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, सोडियम फिनाइटोइन एंड प्रिमिडोन, उसमें नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करने में कुछ नहीं पाया जाता था, और सीरम एनालिसिस ऑफ विटामिन B12 भी नॉर्मल होता था। और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम एक केस में बिल्कुल अनचेंज्ड रहा था। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया कि अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ फोलिक एसिड में कुछ इंटरफेरेंस होता है, जिस वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं जब पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन पे रखा जाता है। पर्नीशियस एनीमिया के ज़्यादातर केसेस में स्लो डिप्लीशन ऑफ विटामिन B12 स्टोर्स होता है पूरी बॉडी में,
और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक प्री अनीमिक स्टेज भी रही हो, प्री न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी रहे हो जो कि अनडायग्नोस्ड गए हों या पेशेंट को फील हुए हों, फिर भी उन्होंने फिजिशियन को कंसल्ट नहीं किया हो। तो फिजिशियन का सबसे पहला एम या सबसे इम्पॉर्टेंट एम्स में से एक रहता है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज़, ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से दिया जा सके। मिस्टर डेविडसन ने 250 केसेस ऑफ पर्नीशियस अनीमिया स्टडी किए थे 1944 से 1956 तक, और उन्होंने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नोटिस किए जैसे कि जॉन्डिस, स्प्लेनोमेगाली यानी स्प्लीन का बढ़ जाना, ग्लोसाइटिस यानी टंग का, जीभ का सूज जाना, डायरिया एंड सबअक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन वर प्रेजेंट इन लेस देन 10% ऑफ हिज पेशेंट्स। साथ साथ उनको ये भी पता था कि जो पेशेंट की अपीयरेंस है या फिर जो पेशेंट का के सिम्टम्स का नेचर है, उन पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते पेशेंट की ब्लड पिक्चर के लिए। उसके लिए आपको एक्चुअल रिजल्ट्स का सामने होना, एक्चुअल टेस्ट का सामने होना ज़रूरी है। और जो डिज़ीज़ का डेवलपमेंट होता रहता है वो पेशेंट में इतना इंसीडियस होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंसीडियस, कि पेशेंट जो है अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। और बहुत केसेस में जब वो डिज़ीज़ एक्सट्रीमली एडवांस हो जाती है तब जाके पेशेंट को रियलाइज़ होता है और डॉक्टर को पता चलता है। जो जनरल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फेटीग, डिस्निया, पैरेस्थीसिया एंड ग्लोसाइटिस, तो वो पर्नीशियस अनीमिया के साथ साथ बाकी किसी अनीमिया की वजह से भी हो सकते हैं। और जैसे कि ग्लोसाइटिस जो है नॉन अनीमिक पेशेंट्स में भी हो सकता है जब उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। इसीलिए जब कोई भी सिम्टम या कोई भी साइन आता है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट या बाकी स्कैन्स का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि कोई एक सिम्टम बहुत सारी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो उस वक्त जो डायग्नोसिस के लिए कंसिडरेशन में लिया गया वो ये सिंपल मैटर्स थे कि प्रेजेंस है क्या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की, या सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन की प्रेजेंस है क्या, या मेगालोब्लास्टिक मैरो है क्या, और या फिर हिस्टामिन फास्ट एक्लोरहाइड्रिया है क्या। और ऐसा है कि पेशेंट को क्रूड लिवर एक्सट्रैक्ट कुछ दिया गया है ऐसा, या विटामिन B12 थेरेपी कुछ ऐसी दी गई है। इस बेसिस पे उस वक्त डायग्नोसिस हुआ करता था। लेकिन इन सब के बावजूद पेरिफेरल ब्लड स्लाइड का एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी था, कि ये माना गया था कि यदि फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो डायग्नोसिस जो है पर्नीशियस एनीमिया का उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वो नहीं है। और वहीं यदि पेशेंट में ये देखा गया है कि उनको हिस्टामिन फास्ट एक्लोरहाइड्रिया है, तो जो करेक्ट डायग्नोसिस है वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप फुल इन्वेस्टिगेशन ना कर लो। तो सिम्टम्स एंड साइंस के अकॉर्डिंग जो जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती थी वो पहले भी की जाती थी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और आज तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के बिना डायग्नोसिस पे पहुंचना हमेशा थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, क्योंकि अभी हम और बात करेंगे अगले वीडियोस में क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विटामिन B ग्रुप डिसऑर्डर्स, और उसके लिए आपको ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस ग्रो टुगेदर एंड लर्न मोर अबाउट मेडिकल रिसर्च जो काफ़ी टाइम पहले हुई थी और हमें अभी भी हेल्प करती है। नॉट ओनली दैट, वील बी शेयरिंग मोर ऑफ होम्योपैथिक टॉपिक्स and more of topics of physiology and anatomy of organs. So stay tuned, stay connected. Thank you so much.